देखिए, आज की क्लास से हम मैथ्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम कवर कर लेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में उस चैप्टर में हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। आपके सभी एग्जाम इसमें हम कवर करने वाले हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, आपके सीजीएल मेंस के, सीजीएल प्री के, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो इससे आपका क्या है कि कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। और सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम प्रतिशत है, यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले आज इसके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर की जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे होते हैं और उसी बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना पाते हो। दूसरी चीज़, थंबनेल में आपको एक डिफरेंट अप्रोच ये दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन निकालना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन से क्या क्या जानकारी है, जो कौन सी जानकारी अगर क्वेश्चन में नहीं दी होती तो क्वेश्चन उसके बिना भी सॉल्व हो सकता था, या फिर ये जानकारी इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, अगर ये ना दे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको क्लास देखने के बाद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेने से पहले आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, परसेंटेज की थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? 100 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यही लिखा हुआ है प्रतिशत। 100 के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब जैसे मैंने बोला कि 10%, 10%, तो सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा? 100 के रेस्पेक्ट में 10 की वैल्यू कितनी है? तो 10/100। इसको आप सिंप्लीफाई वे में कितना लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि 25%, तो 25% को क्या लिख सकते हो? 25/100, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तो इसको सिंप्लीफाई वे में और थोड़ा आगे लिख सकते हो कि 25% को 1/4 आप लिख सकते हो। तो ये तो एक बेसिक सी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब आगे कुछ मैं आपको एक परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको बताता हूँ। उसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब वो याद क्यों रखनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है, और उनको जिस ऑर्डर में आपके पास लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको याद कर लेना है, ठीक है। वो ऑर्डर भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सभी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर होंगी। सबसे पहली वैल्यू देखिए, परसेंट का मतलब तो समझ में आ गया, 100%। 100% को आप क्या लिखोगे? 100/100 आप कह दोगे कि 1, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपके पास होती है, यहाँ पे नेक्स्ट आगे डिस्कस करें, 50%। 50% क्या हो जाएगा? आप कहोगे 50/100, ये हो जाएगा 1/2, आप कहोगे बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू देखिए, 33 सही 1/3%। ये क्या वैल्यू हो जाएगी? आप कहोगे ये 1/3 हो जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वैल्यू, अब ये देखिए ये तो परसेंटेज में है और ये आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज है। नेक्स्ट वैल्यू में बात करूँ 25%। 25% क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 1/4 हो जाएगा। कैसे? 25/100। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू बात करूं 20%। 20% क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़। इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है कि 25 पहले 50% आता है, फिर 33 से 1/3 आता है, फिर 25% आता है, फिर 20% आता है। इसी ऑर्डर में याद रखना है आपको, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट में वैल्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगी 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 1/6 होती है। कैसे होती है आप देख लो, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 × 48 2 50, 50/3। 3 को आप परसेंटेज हटाओगे तो /100 लिखोगे। 50 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आप कह दोगे कि ये कितना आ रहा है? 1/6 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास 14 सही 2/7%। ये आपके पास कितनी होती है? आप कहोगे कि 1/7 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ 12.5%। 12 सही 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 1/8। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास ये हो जाएगी आपके पास 11 सही 1/9, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1/9। 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9। इसके बाद में एक और वैल्यू याद रख लीजिए आप 10% की, ये क्या हो जाएगी? 1/10। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। इसके साथ साथ एक वैल्यू और लिख लीजिए, ये क्योंकि ये भी काम आती है आपके पास। कौन सी? एक वैल्यू और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, 9 सही 1/11। ये क्या होती है? ये भी परसेंटेज में, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास 1/11।
इतनी वैल्यूज आप याद कर लो और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो। 100% हो गया, 50% हो गया, और इसी ऑर्डर में याद करनी है। अब ये ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है उसको बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, ये देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उसको समझिए। अब इसके बाद में कुछ और वैल्यूज़ देखिए, जैसे कि आपको 40% निकालना है। आप कहोगे ये तो उस टेबल में था नहीं, आपने उस टेबल में 20% पढ़ा था। आप कहोगे हाँ ये तो पढ़ा था। 20% क्या होता है? 1/5। अब देखिए ये 20% का ही जस्ट डबल है। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका भी डबल कर दो। आप इसका भी डबल करोगे तो क्या करोगे? 2/5 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आपसे 60% की वैल्यू पूछूं मैं, तो आप क्या कहोगे? देखो 60% आपने उस टेबल में नहीं पढ़ा था, लेकिन 20% पढ़ा था, तो 20% का ये कितना गुना है? आप कहोगे कि 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो आप, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 3/5। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में देखिए 80% अगर मैं आपसे निकालने को बोलूं, तो आप कहोगे 80% उसमें नहीं पढ़ा था, तो कैसे निकालोगे? उसको गुणा कर दोगे 4 से, तो 4/5। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। अब कहोगे कि हम तो 60% को वैसे भी निकाल सकते हैं, 60/100 लिखेंगे और फिर उसके बाद में उसको काटेंगे, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते करते आप तुरंत बोलोगे कि 60% है, 20 का 3 गुना है, 3/5 आएगा। तो ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी आप। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, ये तो कुछ वैल्यूज हो गई। अब जैसे कि और वैल्यूज देखते हैं, जैसे कि 37%, 37 सही 1/2%। आप कहोगे ये भी उस टेबल में नहीं था, उस टेबल में नहीं था, लेकिन इस टेबल में आपने एक 12.5% की वैल्यू पढ़ी थी। आप कहोगे हाँ ये तो पढ़ा था। ये वैल्यू क्या थी? आप कहोगे ये 1/8 था। अब ये 1/8 है, तो अब देखिए ये इसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ये इसका 3 टाइम्स ही है। अब ये 37.5% है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं, 37.5% हो गया, ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। तो ये आपको मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगी कि 37% 3/8 होता है। तो ये वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से। ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो ना, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इसको गौर से, 12.5% को यदि आधा कर देता हूँ मैं, ठीक है, आधा कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? इसका भी आधा कर दो आप 1/8 का। आप कहोगे ये 1/16 हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही वैल्यू लिखी हुई है, 12.5% का 1/8 होता है। तो इसका आधा किया मैंने, तो 6 से 1/4, इसका कितना हो जाएगा? 1/16। तो बाकी वैल्यूज हैं वो डिराइव्ड वैल्यूज हैं, उनको आप यहाँ से निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन की, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले एक और थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि x का y%, x का y%, ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? y का x%, y का x%। ये क्या मामला है? देखो परसेंटेज है ना, ये इंटरचेंजेबल है, किसी के साथ भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये बराबर होते हैं दोनों। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 25 का 64% आपको निकालना है, 25 का 64% आपको निकालना है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि y का x%, x का y%, ऐसे लिख सकते हो। आपको किसी वैल्यू का 64% नहीं पता, लेकिन आपको 25% पता है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 64 का कितना? 25%। आप कहोगे हाँ, तो 64 का 25% जैसे ही लिखा आपने, 25% का आपको पता है क्या होता है? 1/4। तो क्या लिख दोगे? 64 इंटू 1/4 बराबर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? तो ऐसे भी सोचा जा सकता है इसको। अब देखिए थोड़ा सा और एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ये काम आता है आपका, तो इसलिए इसको भी समझ लो थोड़ा सा। एक और चीज़ जैसे बोल दी मैंने, क्या बोला? जैसे कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 परसेंटेज का आपसे बोल दिया कि 18% निकालो। ठीक है, 33 सही 1/3 का आपको 18% निकालना है। तो आप कहोगे 18% तो हमको नहीं पता, लेकिन आपको 33 से 1/3 परसेंटेज तो पता है। तो इसको क्या करो? तो इंटरचेंज कर दो। आप क्या करो? 33 से 1/3 परसेंटेज निकाल लो। किसका? ये किसका निकालोगे आप? 18 का। तो बात तो वही है। तो 18
और 33 से 1/3 क्या होता है आपको 1/3 होता है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है सवालों को, x का y% बराबर y का x%। ये बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें? आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। इसके बाद में थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। देखिए जैसे कि कोई वैल्यू आपको दे रखी है स्टार्टिंग में, जैसे कि 49 है, ठीक है, 49 दे रखी है, और उसमें बोला आपसे कि कोई संख्या है वो 49 है, 49 है, उसमें 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज की क्या की है, कमी की है। ठीक है, इतने परसेंटेज की कमी की है, तो बाद में संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे ये आपको निकालना हो, तो आपने 14 सही 2/7 परसेंटेज पढ़ा है, क्या होता है आपको 1/7 होता है, आपको बिल्कुल होता है। तो अब देखिए ऐसे लिखना है इसको, स्टार्टिंग में तो अभी बेसिक समझ लो सब कुछ, ये 7 पहले वैल्यू थी, अभी 6 हो गई है, आपको हाँ। तो ये 49 जो वैल्यू है ना आपके पास, ये जो 49 वैल्यू है आपको ये 7 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, ये पहले वाली वैल्यू है। ये कैसे लिखते हैं हम, और आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये ऐसे लिखते हैं, जो आपको दिया है ठीक है वो पहले लिखो, बटे में जो किसकी वैल्यू है उसको नीचे लिखो, और जो निकालना है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 49 7 यूनिट की वैल्यू है, आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही सवाल में बोला था कि इतने की कमी की है, तो बाद वाली संख्या क्या होगी, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो 6 7 से ये जाएगा 7 बार, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 42। तो ये 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये करना है। आगे जैसे कि और बाकी सवाल डिस्कस कर रहे होंगे, पहले अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। क्या बोला सवाल में, देखो क्वेश्चन पूछा गया, अभी सीपीओ में ही पूछा था आपसे। किसी व्यक्ति का वेतन है वो 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए पहले कितना था, आपको हो गया 8100, फिर बढ़कर कितना हो गया 9000, आपको हो गया कि कितने की वृद्धि हुई, आपने कहा कि 900 रुपये की वृद्धि हो गई। आप कहोगे किस पे वृद्धि हुई है, आपने कहा कि 8100 रुपये पे हुई है, तो 8100 रुपये पे हुई है। परसेंटेज निकालना है, पहले ये रेशो देख लो, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन आप सीख चुके हो, तो इस रेशो को आप चेक करोगे तो ये कितना आ रहा है 1/9 आ रहा है। ठीक है, 1/9 आ रहा है। अब 1/9 जैसे ही आ रहा है आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 सही 1/9, क्योंकि अभी वो टेबल पढ़ के आए ना आप, तो डायरेक्ट आंसर टिक करोगे आप 11 सही 1/9। ठीक है, आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात है वो 5:2 में है। तो आगे बोला है कि अपनी आय का कितना प्रतिशत वो बचा रहा है, सेविंग कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो टोटल इनकम होती है ना आपके पास, ये टोटल इनकम, ये आपके पास सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दोनों के सम के बराबर होती है। मतलब टोटल जो भी पैसा है आपके पास वो आपने कितना खर्च किया प्लस कितना सेविंग किया, दोनों के सम के बराबर होता है, दोनों को ऐड कर देना है, फिर आपकी टोटल इनकम आ जाती है आपको कि बिल्कुल। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है कि कितना बचा रहा है। देखो हमने क्या किया, 5 यहाँ पे ये दे रखा है कि टोटल इनकम है उसकी, और आपके पास व्यय एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो सेविंग आप निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ 3 आ जाएगा, 3 का सेविंग है। और अब देखो ये जो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है आपके पास इनकम पे की जाती है, तो इनकम पे करोगे तो आप कितना बचा रहा है, ये टोटल आय का, यहाँ पे बोला है ना कि टोटल आय का कितना बचा रहा है, टोटल आय कितना था 5 था, उसका कितना बचा रहा है, आप कहोगे कि 3 बचा रहा है। तो 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा 60%। आप समझ पा रहे हो कि ये परसेंटेज से फ्रैक्शन रेशियो कितना काम आ रहा है। अभी देखो आपको कुछ नहीं करना, 1/5 आपको पता था, ठीक है, क्या क्या होता है, आप कहोगे कि 20% होता है। 20% का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, तो आप डायरेक्ट 60% लिखोगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन मैं उसी हिसाब से ले रहा हूँ, और कि जो आप कंसेप्ट को रिलेट कर पाओ। आगे जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ रहे होगे इसी क्लास में, तो आप क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, कंसेप्ट। आगे बढ़ें इसके बाद में, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो पूछे गए आपके एग्जाम्स में, अभी रिसेंट में ही पूछे गए सभी। इसके बाद में देखिए, एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई और मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए ये सवाल है ना, इसको अभी जो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी आपसे, क्या कहा था कि ये टेबल आपको याद करनी है और इसी ऑर्डर में याद करनी है। वो टेबल आप याद कर लोगे और उसी ऑर्डर में याद कर लोगे, फिर आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे इसका 25%। अब कहोगे ये कैसे कर दिया आपने, देखिए ये ऐसे करते हैं,
उस टेबल में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कैसे चल रही थी चीज़ें, 1/2, ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे चल रही थी ना चीज़ें। आप कहोगे हाँ, तो ये यहाँ पे कितना था, ये 20% था ना, 20% की कमी की गई थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू थी। ये बात समझ पा रहे हो? ये वैल्यू थी जो ऊपर से स्टार्टिंग से हम चले आ रहे थे। तो उसके बाद में इससे ऊपर वैल्यू क्या है आपको कि 1/4 था। 1/4 क्या होता है 25%, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है 25%। तो उस टेबल से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये कैसे निकालना है उसको समझिए। देखिए, कोई भी टीवी का मूल्य है, उसको 20% की कमी की है, तो आप कहोगे 20% आपने पढ़ा है कि 1/5 होता है। बिल्कुल, तो पहले 5 था, कमी की है, तो अभी कितना हो गया 4। ये आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में हो गया, और ये बिफोर पहले था। तो अब देखिए आगे क्या बोला है कि वही मूल्य प्राप्त करने के लिए, मतलब यही 5 प्राप्त करना है, तो नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब इस 4 में कितनी वृद्धि करें। तो आप कहोगे कि इससे यहाँ पे पहुँचना है। अभी आप यहाँ से यहाँ आए थे। दूसरी चीज़, अभी आपको उल्टा जाना है, इधर से इधर जाना है, तो आप कहोगे कि 1 की वृद्धि करनी है, लेकिन अभी रेस्पेक्ट बदल जाएगा। रेस्पेक्ट मतलब किसके अनुपात में आप निकालोगे, इस 4 के रेस्पेक्ट में देखोगे, तो यहाँ से 4 डिवाइड कर दोगे, तो 1/4 × 100, तो आप कह दोगे यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 25% आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब देखना हमेशा इसको करते कैसे हैं। वैल्यूज किस तरीके से चल रही थी आपकी, वो चल रही थी आपके पास 100%, उसके बाद में 50%, उसके बाद में 33 सही 1/3%, और इसके बाद में आपके पास 25%, 20% और 16 सही 2/3%। इस तरीके से वैल्यू चल रही थी। देखो सवाल में क्या बोला था कि 20% की कमी की गई है, 20% की कमी की गई है, और आगे आपसे वृद्धि पूछी है। ठीक है, तो वृद्धि पूछी है, तो अब यहाँ से वृद्धि पूछी है, तो अब क्या करोगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 25%। अगर आपसे कमी पूछता तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे। अगर सवाल में ऐसे लिख रहा होता कि 20% की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि की गई है, तो आंसर आपका अलग आ जाता है। जैसे कि यही सवाल होता, सेम सवाल में आपसे ये पूछता कि एक टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, तो आप क्या लिखते, 20% को आप क्या लिखते, 1/5। वृद्धि की गई तो आप लिख देते 5 से ये 6 हो गया है। अब दोबारा क्या कहते हैं सवाल में कि वही मूल्य प्राप्त करने के लिए कितनी कमी की जानी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखते कि 1 की कमी की जानी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में की जानी चाहिए, 6 के रेस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाता है, 16 सही 2/3। तो उस टेबल में ही ऊपर नीचे घूमना है। कैसे, तो जैसे कि 20% की यहाँ पे कमी बोला है, आपसे वृद्धि पूछे तो ऊपर की तरफ चले जाओ, तो आंसर 25% आ जाएगा। 20% से अगली वैल्यू क्या थी, 25%। लेकिन अगर सवाल में आपसे कमी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे पहले वृद्धि पूछते और लास्ट में कमी पूछे, तो उस टेबल में नीचे आ जाओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, और बाकी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कंसेप्ट में, तो आप बेसिक तो आपको अप्रोच पता ही है, इस वाली अप्रोच से आप निकाल लोगे। ये तो हो गया जब आपके पास वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड दे रखी हैं। स्टैंडर्ड मतलब उस टेबल से दे रखी हैं, 20%, 25%, 33 से 1/3। लेकिन अगर वैल्यूज कुछ अलग हों, डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे 30% आ गया, ये 30% आ गया, ये आपके पास उस टेबल में नहीं है। अब इसमें आपको बेसिक अप्रोच ही आपकी काम देगी जो करने की। अब वो कैसे करते हैं, तो वो अप्रोच मैंने अभी बताई थी आपको। क्या बोला है सवाल में कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ये ए रहा, ये बी रहा। जो ए का अधिक है किससे, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो ये यदि आपके पास 10 है तो ये आपके पास 13 है। आप कहोगे हाँ, तो आगे क्या बोला है कि ए के वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, आप कहोगे कि कितना कम है, आप कहोगे 3। किससे आपको देखना है, आपको देखना है ए से, तो 3/13। ठीक है, 3/13 × 100 ये आपको निकालना है। तो इसको आप इजीली निकाल लोगे। अब डिवाइड कर लो। अब देखो 1/13 आपने पढ़ा नहीं था उस टेबल में। ठीक है, 1/13 नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर लोगे। 300/13 डिवाइड कर लो इसको सिंपल। 13 दूना 26, 4 बनेगा 0, 13 × 39, 23 पॉइंट करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना % कम है। कंसेप्ट सीख लिया आपने कि अभी 2-3 सवाल कर लिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए ये वाला सवाल में क्या बोला है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर
19,320 हो जाती है। देखिए 15% को आप कैसे निकालोगे, आपने तो 20% की वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। 20% आपने पढ़ा है कि जो 20% है वो आपके पास क्या होता है, 1/5 होता है। आपने 15% नहीं पढ़ा, तो 15% कैसे निकालेंगे आप। तो एक तो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट 15% को डायरेक्ट ही लिख लो। तो 15% मतलब 15/100, और इसको आप निकालोगे तो 3/20 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और बाकी कैसे निकाल सकते हो इसको, और तरीके भी हैं। इससे आप पहले क्या चले जाओ, यहाँ पे 5% पे आ जाओ। 5% निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 4 का भाग दोगे तो इसको आ जाएगा 1/20, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आ जाएगा 3/20। ऐसे निकाल सकते हो। बाकी 15% एक आसान वैल्यूज़ है जो डायरेक्ट ही आपको याद हो जाएगी, या दिख रही है कि 3/20 है। तो ये जैसे ही 3/20 है, तो इसमें क्या बोला है सवाल में कि इतने बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। मतलब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, इसमें 20 में 3 का इंक्रीमेंट किया है, तो मतलब 23। तो ये 19,320 जो वैल्यू है आपके पास 23 यूनिट की है। आपको निकालना क्या है, वह धनराशि पहले क्या थी आपको कि 20 था, इसको निकालना है आपको। तो 23 से इसको डिवाइड कर लो, और 23 पंजा 115, 23 6 138, 23 अंठे 184, 23 अंठे 184, ठीक है। 8 बार जाएगा, और इसके बाद में 9 बनेगा, और 23 चौके 92, ठीक। 840, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 168। आपको डिजिट मैच करनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, परसेंटेज का थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं। आपको 25% का मतलब पता है, आप कहोगे हाँ क्या होता है, 1/4। तो 480 का 1/4 निकालोगे, 480 का 1/4 निकालोगे तो आप कह दोगे कितना आएगी वैल्यू, आप कहोगे कि 120 आएगी। 12 चौके 48 होता है ना, तो 120 पहले से आपके पास वैल्यू आ गई है, वो 120 आ गई है। दूसरा इसको देखिए, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ जाएगा कितना, 5 × 15, 150, 1500 आ रहा है ना। 1500/10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 150 आ जाएगी। इसके बाद में देखिए 90 का x%, तो 90 का x% क्या हो जाएगा, 9x/10 इज इक्वल टू इसका 900 का 35%। 900 का 35% क्या हो जाएगा, 900 × 35/100। तो डायरेक्ट आप ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे मल्टीप्लाई किया, 9 × 5 = 45, 4 27 और 4 31, ठीक है। 315, ये 315 आ रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है, 270। इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो यहाँ से मैंने हटा दिया इनको, तो 270 यहाँ से माइनस कर देते हैं। आप कहोगे यहाँ से 5 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा, 45। तो 9x/10, 9x/10 इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, आप कहोगे कि 45 है। तो 9 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 10 × 5 = 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, परसेंटेज का यूज़ आपको समझ में आ रहा है, कैसे सवालों में इसको अप्लाई करना है। इसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि सवाल में क्या बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी का कितना % कम होगा। तो देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं सवालों को। तो हमने सबसे पहले ए बी सी डी यहाँ पे लिख लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको कहोगे हाँ, सबसे पहले सी और डी का देखो कि सी है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आपको कहोगे डी से ज़्यादा है। तो सी को यदि मैंने 100 माना तो ये 20% ज़्यादा होगा, तो आप कह दोगे कि 120 होगा, बिल्कुल होगा। आगे बी और सी में क्या बोला है कि बी है वो सी से 40% कम है, 40% कम है, तो आप क्या कहोगे कि 60% है। 60% है तो 120 का 60% आप निकालोगे, 60% मतलब 6/10, तो 1 0 से 1 0, 12 6 72, तो आप सीधा बोल दोगे क्या, ये 72 होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद में क्या बोला है कि ए है वो बी से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़ के आए थे ना, 25% का मतलब 1/4, मतलब जो पहले जो 72 जो यूनिट है, 72 जो वैल्यू है वो 4 यूनिट की वैल्यू है। इसको आपको अधिक मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 और 18 पंजो 90। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे कि 90 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये कैसे किया हमने, आप कहोगे हाँ। आपसे बोला क्या है कि ए है वो डी से कितना % कम है, डी से देखना है आपको। तो ये डी से कितना कम है, आप कहोगे कि 10 कम है। किसके रेस्पेक्ट में कम है, 100 के रेस्पेक्ट में। तो आप सीधा बोल दोगे कि 10% है ये वैल्यू। 1/10 क्या होता है, 10%। बात समझ में आई, आगे बढ़े इसके बाद में। ये वाला देखो,
सवाल में बोला है आपसे कि रोहित की आय है वो 32,000 रुपये है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत क्या होगी। देखिए अभी हम एक चीज़ पढ़ के आए थे कि जो इनकम होती है ना आपके पास, इनकम वो आपके पास सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दोनों का टोटल होता है। आप कहोगे हाँ, तो यदि ये 100% है, ठीक है, तो आपके पास इसमें खर्च जो एक्सपेंडिचर वो 30 दे रखा है, तो आप सेविंग 70 बोल दोगे क्या। आप कहोगे हाँ बोल देंगे। तो ये इसकी जो आय है ये 32,000 रुपये दे रखी है, 32,000 रुपये दे रखी है। तो इससे आपकी बचत निकालनी है, तो आप कितना निकालोगे, इसका 70% निकाल लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप कहोगे हाँ, 70% का मतलब क्या हो जाएगा, 70/100 या फिर 7/10। तो ये 0 से ये 0 जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूना 14, 1 और 7 या 21, 1 22, 224 दिखना चाहिए। देखिए आपको क्वेश्चन में डिजिट भी मैच करनी रहती है, 224, बाकी जीरोज अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका व्यय इतने रुपए है तो उसकी आय आपको फाइंड आउट करनी है। अब वही चीज़ सेम सवाल कैसे करोगे कि ये जो वैल्यू है 1250 जो वैल्यू है आपके पास किसकी वैल्यू है। आप कहोगे ये वैल्यू है आपके पास 25% खर्च करती है, तो 25 की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, उसकी आय पूछिए। आय मैंने क्या कहा था कि 100% होती है, इसमें से 25% तो ये है और दूसरी चीज़ बाकी 75% क्या हो जाएगा, सेविंग। तो अगर ये 25% है तो सेविंग आपको टोटल आय ही निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो, 11वें सवाल में क्या बोला है आपसे कि शालिनी अपनी वेतन का 60% खर्च करती है, यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि आपको निकालनी है। या वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी होगा वो बताना है आपको। देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। दोनों तरीके डिस्कस करेंगे हम इन सवालों में। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे उसको देखो पहले, फिर इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने एक चीज़ अभी पढ़ के आए थे, आप कहोगे क्या, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 100 आप पूरी वैल्यू मानते हो इनकम को। अब उसमें क्या मामला है कि वेतन पर 60% खर्च करती है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये इधर सेविंग हो जाएगी। 60 अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी, आप कहोगे कि 40 की सेविंग होगी। आगे क्या बोला है, उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, तो ये 100 से कितना हो गया, आप कहोगे कि 140 हो गया, क्योंकि 40 की वृद्धि हो गई। उसके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में भी 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि मतलब यहाँ पर वृद्धि देखो कितनी हुई है, 60 का 30% निकालोगे तो आप क्या दोगे कि 18, ये 18 आ गया। अब देखो मामला क्या बनने वाला है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि या कमी देखनी है। देखो यहाँ पर जो ये 100 से 140 हुआ है, तो इसमें 40 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 40 की जो वृद्धि हुई है ना, देखो 18 तो यहाँ पे यूज हो गई, 18 तो यहाँ पे काम आ गया, लेकिन 22 जो बढ़ा है वो कहाँ चला गया, वो भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि ये टोटल 40 बढ़ा है, तो ये तो केवल 18 ही बढ़ा है, तो बाकी का जो 22 है ना वो बढ़ा है, वो कहाँ पे बढ़ा होगा, वो केवल इसमें बढ़ा होगा। तो समझ में आया, तो ये 22 बढ़ा है, ये किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, आप कहोगे कि 22 तो बढ़ा है, लेकिन ये रेस्पेक्ट में बढ़ा है 40 के। परसेंटेज निकालना है तो बट इंटू 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से काट लो इसको 11 बार और 2 से काटा इसको 5 बार, तो ये पूरा कट जाएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 55%। 55% क्या आएगा, आपको कि इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आई एक तरीका। इसके बाद में सेकंड मेथड देखिए, मिक्सचर एलिगेशन। इसमें क्या करते हो आप कि एक साइड आपने एक्सपेंडिचर लिखा, एक साइड सेविंग लिखा और बीच में आप इनकम लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में रेशियो लिखते हो इनका, तो वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपके पास सेविंग हो गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 40% की वृद्धि होती है किसमें, वेतन में, इनकम में, तो आप यहाँ पे 40% मिड में लिखोगे, जो वृद्धि कमी है उसको ही लिखते हैं हम। उसके बाद में व्यय, एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 30% लिखोगे। अगर वृद्धि है तो प्लस में लिखोगे, कमी होती है तो माइनस भी लिखोगे साथ में। दूसरी चीज़ जो आगे बोली है आपको कि 60% ये क्या करती है, खर्च करती है, तो 60% खर्च करती है, तो मतलब ये 60 आ गया और ये जो बचाती है वो कितना हो जाएगा, 40। तो इसका रेशियो देखो कितना आ रहा है, आप कहोगे कि 2:3 आ रहा है। तो अब देखिए ये रेशियो को ही आपको आगे सिंप्लीफाई वे में देखना है, ये 2 है ये 3 है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए
40 में से आप 30 माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो आप कहोगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल देंगे। 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये वैल्यू 15 आ गई, तो इसमें से इसको माइनस किया था, इसमें इसको जोड़ के फिर ये मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 55, तो 55 ही तो अभी आया था, और ये प्लस का आ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है। और बाकी देखो मिक्सचर एलिगेशन एक अलग से चैप्टर भी होता है, उसमें और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। अभी आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दी है कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये वाला देखो, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में इतनी वृद्धि होती है, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। दोनों तरीके बता दिए आपको। पहले किससे करेंगे, पहले बेसिक से कर ले। तो सबसे पहले देखो ये 100% टोटल हो गया, इसका बोला है सवाल में कि 25% बचाती है, 25% बचाती है मतलब यहाँ पे 25 लिखें सेविंग, और ये आपका सेविंग हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 75 हो जाएगा, और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आगे बोला है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, आपका ये जो खर्चा है इसमें वृद्धि होती है 20% की। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब पहले जो वैल्यू 5 की है 75, तो बाद में वैल्यू हो जाती है 6 यूनिट, तो आप कहोगे 90 हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसका 20% निकालो 75 का, आप कहोगे कि 15 आएगा, 15 आएगा, तो फिर उसके बाद में 15 ऐड कर दो इसमें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो 90 हो जाएगी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 15 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, आपको कि बिल्कुल। इसके बाद में क्या बोला कि आय में 29 की वृद्धि होती है, 29%, तो 29% की वृद्धि होती है, तो आप डायरेक्ट 29 लिख लोगे। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि 29 की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे केवल ही 15 बढ़ा, तो बाकी का 14 कहाँ गया, 14 कहाँ गया, आप कहोगे कि इसमें बड़ा होगा, तो इसको 14 यहाँ पे लिख लो। तो 14 यहाँ पे जैसे ही लिखा, 14 बढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, आप कहोगे कि 25 के रेस्पेक्ट में बढ़ा है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 चौके 100, 14 चौके 56, तो 56% आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो इसको, मिक्सचर एलिगेशन से, उससे भी देख लो। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो ये बोला है कि यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, एक साइड आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, एक साइड सेविंग लिखना है, तो ये 20% है, और उसकी आय में ये 29 है, और दूसरा जो बोला है उसके सेविंग तो आपको निकालना ही है, और 25% बचाती है, बचाती है 25% का मतलब 1 यूनिट बचाती है, 3 यूनिट खर्च करती है, तो 75% यहाँ पे खर्च करती है। पूरा लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये 25 है और ये आपके पास 75 है, इसको और सिंप्लीफाई वे में देखोगे तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस लिया, आप कहोगे 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 27 आएगी, 9 3 27, तो ये इसमें से माइनस करने पर आया, तो ये इसमें जोड़ने पर आएगा, तो आप कितना बोल दोगे, ये 56% आ जाएगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है, और बचत में इतनी परसेंट की वृद्धि होने पर खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि हो तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो ये आपको निकालना है। देखो मेंस में पूछा गया, अभी सवाल रिसेंट में ही है, जब डिस्कस किए थे हमने मेंस के सॉल्यूशन, तो उसमें भी ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले देख लो कि कौन से तरीके से करो, कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन या बेसिक से करें। तो सबसे पहले हमने 100 माना, तो 100 में क्या हुआ है कि इतनी बचत आपके पास वो करता है, 33 से ही 1/3% बचाता है, तो 33 से 1/3% बचाता है। तो अब इसको देखो इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप 100 के रेस्पेक्ट में करोगे या फिर इसको कैसे करोगे, दूसरे वाले तरीके से करोगे, कौन से वाले से, क्योंकि 33 से 1/3 वैल्यूज कैसे आएंगी, 66 से ही 2/3%, तो ऐसे कर सकते हो। ये मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पर थोड़ा सा काम करेगा बेटर, या फिर इसको और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो बेस माना है 100 को, उसको आप 300 मान लो। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज है अपने हिसाब से रेशो में कुछ भी मान सकते हो। 300, अब देखिए बचत कितनी करता है, 33 से 1/3%, तो आप सीधा बोल दोगे कि इसका 1/3 निकाला आपने, तो 100 की बचत इधर करता है, 200 की बचत इधर करता है, तो ये आपके पास सेविंग हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि यदि 22% की वृद्धि हो जाए, 22% की वृद्धि हो जाए किसमें, बचत में, तो आप कह दोगे कि 22 की वृद्धि हुई है प्लस 22। खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 10%, ये रहा 10% मतलब 20 की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए कितना बढ़ गया ये, आप कहोगे कि 2 और 2 4, ये 42 बढ़ गया, 42 बढ़ गया, 42 बढ़ गया 300 के रेस्पेक्ट में, आप कहोगे हाँ
42 बढ़ गया 300 के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आया है आपको कि परसेंटेज में निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 14%, तो 14% आंसर हो जाएगा बी। मिक्सर एलिगेशन से भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद में ये वाला सवाल देखिए नेक्स्ट। सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से करोगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए मैंने, एक क्वेश्चन पहले दिया था और एक क्वेश्चन ये हो गया 14 नंबर। तो इन दोनों का जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। चेक करना है कि आपको कौन से कैसी अंडरस्टैंडिंग आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल आसान सवाल है, यही सेम कंसेप्ट पे। इसके बाद में देखिए ये लास्ट सवाल, ये अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है, पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला सवाल इस कंसेप्ट पे, तो इसको समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा डाटा है जो आप अवॉइड कर सकते हो, अगर वो नहीं भी दिया हो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो क्या बोला है, सवाल पढ़ो पहले। एक कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 45 है, 45 है, जिसमें 33 से 1/3% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से इतने अधिक हैं। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 हैं तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे सवाल में। देखिए यहाँ पे जो ये 45 दे रखा है टोटल इनकी संख्या, अगर ये नहीं भी दिया हो सवाल तो भी आपका हो सकता है। कैसे, देखिए जब आप ये रेशो दे दिया ना आपको कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अभी देखो सवाल सॉल्व करते हैं, ये 45 आपके पास नहीं दिया तो भी आपका निकल जाएगा सवाल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बॉयज़ हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएगा। इनके नंबर लिखता हूँ कि कितनी संख्या है। देखो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी हो जाता है सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको समस्या नहीं आती। और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल है ये वाला। आपसे बोला क्या है कि इतने % लड़के और लड़कियां हैं, तो 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि 1/3, तो 3 में से 1 लड़का है तो बाकी कितने बचे, आप कहोगे 2, तो 2 लड़कियां हो जाएंगी। तो मैंने लड़के लड़कियां कितने मान ले, 1 और 2 ही हैं। आप इनके एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो फिर यहाँ से निकालोगे 45 से, लेकिन एक्चुअल पे नहीं जाना आपको, आप रेशो पे ही काम करो। आगे क्या बोला है कि विज्ञान में लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से इतना अधिक है। ये वैल्यू क्या होती है, अभी आप पढ़ के आए हो, कितना हो जाएगा, 33 से 1/3 आपने पढ़ा है, उसका जस्ट डबल है तो 2/3 हो जाएगा। किसका अधिक है, लड़कियों का अधिक है, तो ये 2x 3x मान लिया, मतलब लड़कों का यदि 3x है तो लड़कियों का ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि ये 5x है। ये क्या हो जाएगा, ये मार्क्स हो जाएगा। बात समझ में आई। और आगे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे एवरेज के बारे में बात की कि एवरेज टोटल है सबका मिला के 78 है, ये 78 आपको एवरेज दे रखा है। तो अब एवरेज हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे कि 10x, इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे 3x, तो 10x + 3x डिवाइड बाई टोटल कितना है 3, ये आपको कितना दे रखा है, आप कहोगे 78। तो 13x की वैल्यू कितनी है 78, ठीक है। 13x की वैल्यू कितनी है 78 × 3, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, 13 6 78 और 6 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपको 18 आ गई है। x की वैल्यू जैसे ही 18 आ गई है तो आप इनका एवरेज मार्क्स किसका पूछा, लड़कियों का, तो लड़कियों का कितना माना था हमने 5x, तो 18 × 5 = 90, तो अब डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 90। तो इस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, तो 90 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपके ये जो परसेंटेज चैप्टर है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होती है कंप्लीट। और इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे क्लास, उसमें AB रूल हो गया, एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और वॉल्यूम में किस तरीके से वैल्यूज़ बदलती है, वो सभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे अगले नेक्स्ट क्लासेस में। तो बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर ले फर्दर क्लासेस के लिए। प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, जो भी सभी क्लासेस आएंगी उनकी सभी एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें आप सभी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।